हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी ट्राइबोलॉजी मध्य प्रदेश की जनजातियां एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 की दूसरी क्लास है। शुरुआत में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5 मिनट में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज करेंगे। क्या था? तो यूनिट 10 सबसे पहले हमने पूरा अपना सिलेबस डिस्कस किया था, जो हमारा सिलेबस था। इसके बाद हमने कुछ भारत की स्थिति और उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति, साथ ही साथ हमने इसमें क्या जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं उनके बारे में जाना था। एक बार मैं उन 5वीं अनुसूची के राज्यों की आपको सूची बता देता हूँ फिर से। कौन कौन से थे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 10 राज्य 5वीं अनुसूची के राज्य थे। और छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य थे? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े 1.5 करोड़ और 21.1% जो इनकी आबादी थी। फिर जनजातियों की मानव शास्त्र के अनुसार और D.N. मजूमदार के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी जनजातियों की कि ऐसा मानव समूह जो मुख्य धारा से दूर विशिष्ट जंगल के आसपास रहते हैं, यानी कि विशिष्ट भाषा, विशिष्ट बोली और रहन सहन के तौर तरीके, खान पान, आदतें और सामाजिक परंपराएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जनजातियां। फिर इसके बाद क्या और कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। अगर आपको 5 मार्कर क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो वहाँ आपको इस तरीके से लिखने में बहुत महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी ये स्लाइड। फिर जनजातियों के संबंधित हमने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पढ़ा था। हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े थे? हमने पढ़े थे आर्टिकल 342। कौन सा आर्टिकल? 342(1), 366(25) और इसके तहत किसी भी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसको प्राप्त थी? राष्ट्रपति को। और इसमें सलाह किसकी लेंगे? वो राज्यपाल की सलाह लेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि सेवा सुरक्षा संबंधी उपाय कौन कौन से? आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B, जिसमें क्या 16(4) में क्या था कि नियुक्तियों के संबंध में पदों में आरक्षण, और 16(4)A में क्या था? पदोन्नति में आरक्षण, और 16(4)B में क्या? बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद आप आर्थिक सुरक्षा संबंधी अधिकार, तो आर्टिकल 244(1) और 275। 244(1) में क्या था कि अनुसूची 6 में जो राज्य हैं उनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के सुशासन और नियंत्रण के लिए 5वें अनुसूची के राज्यों में भी वह प्रावधान करना। फिर अनुच्छेद 275, तो इसमें क्या था? 5वीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट राज्यों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया गया है। फिर इसके अलावा सामाजिक अधिकार, तो भाई हमने 17, 23, 24 और 46 ये आर्टिकल हमने पढ़े। फिर शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, तो आर्टिकल 15(4), 46 और 350। 350 में क्या था? भाषाओं और लिपियों के संरक्षण और संस्कृतियों के संरक्षण का अधिकार था। फिर और अन्य कुछ प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे? तो आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 335, 330 में लोकसभा में, इसमें राज्य विधानसभा में आरक्षण था सीटों का। और 335 में क्या था? संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। फिर 342 वही राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति। फिर अनुच्छेद 338, तो इसमें क्या पहले क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग संयुक्त रूप से। फिर 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया आर्टिकल 338A संविधान में जोड़ा गया। कौन सा? 338A। इसमें क्या? पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात की। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 19 फरवरी 2004 को ये स्थापित हुआ। फिर इसके बाद अनुच्छेद 339, इसमें क्या था? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का उल्लेख है कि प्रमुख रूप से इस पर किसका? केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। अब आगे और क्या प्रोविजन थे? तो ये प्रोविजन होने के बाद हम क्या देखेंगे? थोड़ा सा 5वीं और छठी अनुसूची के राज्यों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो पहले तो देखिए 5वीं अनुसूची के राज्य जो हम
याद कर चुके हैं। यही लिस्ट है 5वीं अनुसूची के राज्य। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। यदि आप मैपिंग के थ्रू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में मैप में बताया, तो आपको क्रम से चीज़ें हो जाएंगी। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर आइए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश के नीचे आइए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 10 राज्य हैं। देखिए मैंने जो बोले इससे अलग है क्या कोई? नहीं है ना। फिर छठी अनुसूची में ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों की चर्चा किसमें? छठी अनुसूची में की गई है और इन 10 राज्यों की 5वीं अनुसूची में। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो इन क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई है, किसकी? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की। अब बात करते हैं भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244 ए के साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधान शामिल हैं। 244 244 ए में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित क्या है? कुछ प्रावधान है। क्या है? कि राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को। और 342(1) के तहत, इसके तहत 342 के तहत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को। अनुसूचित क्षेत्र, ये क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया। फिर राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, इसमें राज्यपाल का परामर्श लगेगा। राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। उसमें सीमा को बढ़ा भी सकती है, सीमा के में कटौती भी कर सकती है, उसमें कमी भी कर सकती है। जैसे इसमें क्या? राज्यपाल का परामर्श लगेगा किसी राज्य के अगर अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। लेकिन अंतिम अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन। फिर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में केंद्र और राज्य दोनों की अपनी भूमिका होती है, जबकि राज्य के राज्यपाल को ऐसे क्षेत्र के प्रबंधन पर राष्ट्रपति को क्या? सालाना रिपोर्ट देनी होती है। जो राज्यपाल हैं प्रतिवर्ष अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन हो रहा है उससे संबंधित एक रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को। क्यों देंगे? तो भाई जो अनुसूचित क्षेत्र है कौन घोषणा कर रहा है? राष्ट्रपति। और उस पर प्रशासन की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र की या राष्ट्रपति की। हालांकि केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। तो राज्यपाल क्या? प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। फिर केंद्र ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देती है। तो केंद्र को शक्ति है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में किसको? राज्य सरकार को निर्देश देने की। ये क्या? हम अभी संवैधानिक प्रावधान ही पढ़ रहे हैं और क्या क्या प्रावधान हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। ये आपके 5वीं अनुसूची के राज्य, ये छठी अनुसूची के राज्य, और ये जो 5वीं छठी अनुसूची शामिल है और अन्य तथ्य 244 244 ए के अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं। अब कौन है ये राज्य? अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? 10 राज्य हमने जो 5वीं अनुसूची के पढ़े वो। तो यहाँ पर क्या? एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा इन राज्यों में, कंपलसरी है। क्या होगी? एक जनजातीय सलाहकार परिषद, आर्टिकल 244 244 के तहत। तो इसमें क्या? जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य हैं। कितने? 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4, 20 का 3/4 कितना होगा? 15। तो 20 सदस्य टोटल हैं। 20 में से 15 सदस्य क्या? राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं? राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 15 सदस्य। फिर इसके बाद यह तय करने की शक्ति कि किसी केंद्रीय राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य पर लागू होता या नहीं, राज्यपाल के हाथ में है।
इस पॉइंट को समझिए कि कोई कानून बना, अब चाहे वो केंद्र सरकार ने बनाया हो या राज्य सरकार में, केंद्र मतलब समझिए संसद, और राज्य मतलब विधानमंडल। ये जो कानून बनाएंगे विधानमंडल और संसद, यह अनुसूचित क्षेत्रों पर, जिन अनुसूचित राष्ट्रपति अधिसूचित कर रहे हैं, राज्यपाल का परामर्श उसकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए लग रहा है, भाग 10 के अनुसार ये घोषित किए जा रहे हैं, उन अनुसूचित क्षेत्रों पर ये कानून लागू होंगे या नहीं, ये निर्धारित कौन करेगा? तो यह निर्धारित करेंगे राज्यपाल। इस पर अंतिम शक्ति राज्यपाल की है कि वह कानून उस क्षेत्र में लागू होगा या नहीं, राज्यपाल वो रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर अंतिम शक्ति जो प्रशासन के बारे में, मतलब कानून लागू करने के संबंध में अंतिम शक्ति किसके हाथ में होगी? राज्यपाल के हाथों में। विशेष ध्यान रखें इस बात का, ये आपको सीधा क्वेश्चन आएगा। फिर आगे है, राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य से संबंधित किसी भी नियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रपति की सहमति से। तो जो अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं उससे संबंधित कोई और नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है, तो राज्यपाल क्या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है। तो इसमें भी परिवर्तन कौन कर सकता है? राज्यपाल। यहाँ कानून लागू होगा या नहीं ये निर्धारित कौन करेगा? राज्यपाल। अब कोई और भी नियम बना है जो उस राज्य से संबंधित है, तो उसमें संशोधन भी कर सकता है और उसको निरस्त भी कर सकता है राज्यपाल, राष्ट्रपति के परामर्श पर। फिर इसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला पहला आयोग, जो अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना आप, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण के लिए UN ढेबर की अध्यक्षता में क्या एक आयोग स्थापित किया गया? कब? 1960। ये 1960, इससे संबंधित दो डेट्स मिल रही हैं, 1960 और 1961, 60 और 61। तो जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक पेज है उस पर जो डेटा मिला उसमें क्या ये 1961 है, तो आप इसको 1961 याद करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका प्रूफ है, विकिपीडिया को ही सही ना माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने आपको याद हुए होंगे। हमने क्या, जनजाति सलाहकार परिषद जो 20 सदस्य होती है उसमें 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभाओं में जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर कोई केंद्रीय या राज्य कानून राज्य उस अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल डिसाइड करेंगे। फिर जो नियम उस राज्य से संबंधित, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र भी, उस राज्य से संबंधित नियम बनाए गए हैं केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा, तो वह निरस्त होंगे या संशोधित होंगे, इस संबंध में निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल। किसके? राष्ट्रपति के परामर्श से। फिर क्या कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए पहला आयोग कब गठित हुआ था? तो UN ढेबर आयोग, 1961। फिर अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं इसकी अगर हम बात करें, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, तो अनुच्छेद 244 के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार क्या, अनुसूचित क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार देख लेना, प्रोविजन आ सकता है कि अनुसूची 5 के पैरा 6(1) महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1). 5वीं अनुसूची जैसे ही मैं बोलूँ आपको तो 5वीं अनुसूची से आपके दिमाग में बात पहुँचनी चाहिए कि 10 राज्य, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 10 राज्य हैं 5वीं अनुसूची में, याद हो जाने चाहिए। फिर ऐसे क्षेत्रों के रूप में, तो इनके अनुसार क्या, इसके अनुसार और इसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया अनुसूचित क्षेत्रों को जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, किसके, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। मतलब किसी राज्य के किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसमें लिखा है, आर्टिकल 244(1) में। फिर किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। इतनी बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषणा के लिए मानदंड क्या हैं, इसके जो पैरामीटर हैं वो क्या हैं। तो इसके प्रमुख पैरामीटर हैं कि जनजातीय आबादी बहुसंख्यक होना चाहिए उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में क्या, बहुसंख्यक आबादी जनजातीय होनी चाहिए। फिर उस क्षेत्र में पर्याप्त सघनता, उचित आकार भी होना चाहिए उस क्षेत्र का। जैसे पातालकोट है, बैगाचक है, तो वहाँ भी पर्याप्त आकार भी उस क्षेत्र का और आबादी की सघनता भी है। फिर इसके बाद जो व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई है जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका, ये भी वहाँ पर होने चाहिए। उस पूरी इकाई को ही क्या जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, या तो पूरे जिले को या किसी ब्लॉक को या तालुके को। और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में जो पड़ोसी क्षेत्र हैं उसके आसपास के, तो उनसे आर्थिक पिछड़ा हुआ होना चाहिए। अब इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, ये क्या है, मध्य प्रदेश। अब आपको पता है यहाँ झाबुआ अलीराजपुर है, इसके बाजू में क्या है, रतलाम। रतलाम की अपेक्षा ये क्या है, पिछड़े हुए हैं ना क्षेत्र आर्थिक रूप से। ना उद्योग व्यापार बहुत अच्छे हैं, ना ही इंडस्ट्रीज़ हैं, ना ही उत्पादन बहुत अग्रणी है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े होने चाहिए इसके आसपास वाले क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से। यहाँ अगर धार, खंडवा, खरगोन है तो यहाँ इंदौर भी है, उज्जैन भी है, तो इनकी अपेक्षा ये पिछड़े हुए हैं इंदौर उज्जैन की अपेक्षा। तो ये ऐसा कि आसपास के क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हों। तो अनुसूचित क्षेत्र किस आर्टिकल के तहत और उसके पैरामीटर क्या हैं ये हमने देखे। चलिए अब 4 राज्यों के, कौन से 4 राज्य, अनुसूची 6 के, अनुसूची 6 के 4 राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को खुद पर शासन करने के लिए बड़ी मात्रा में स्वायत्तता दी गई है। तो ये जो 4 राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासन के अधिकार दिए गए हैं बहुत ज़्यादा, कि भाई आप वहाँ की पंचायतों की व्यवस्था है तो अपनी परंपराओं के अनुसार चलाओ, जनजातीय जो आपकी परंपरा है, संस्कृति है, उसके अनुसार ऐसे इनको अधिकार दिए गए हैं। फिर इन 4 राज्यों में क्या, जनजातीय स्वायत्त जिलों के नाम से आते हैं। जनजातीय क्षेत्र क्या, जो क्षेत्र है उन्हें क्या स्वायत्त जिलों के नाम पर नामकरण किया गया है, और राज्य के पास उन पर भी अभी भी उन पर क्या अपना कार्यकारी अधिकार है। वो रहेंगे राज्य की बॉडी, लेकिन यदि वहाँ पर किसी योजना का इम्प्लीमेंटेशन होना है तो उसका जो स्वायत्त जिला होगा, उस स्वायत्त जिले की जो क्या होगी, प्रशासनिक परिषद होगी जनजातियों द्वारा निर्मित, उससे पहले विचार विमर्श किया जाएगा, उसकी सहमति ली जाएगी। अगर उस जनजातीय परिषद की क्या सहमति नहीं है, अगर वह इनकार कर दे कि आपको यहाँ पर जंगल नहीं काटने हैं, रोड नहीं डालना है, तो यह वहाँ पर काम नहीं लगा सकते हैं। कोई अगर आपको खनिज का खनन करना है, माइनिंग करनी है, तो उससे परमिशन लेना जरूरी है। अगर कोई आपको बांध परियोजना लगानी है तो उससे परमिशन, सहमति, परमिशन नहीं करना चाहिए, सहमति उसकी आवश्यक है। ये स्वायत्त जिलों की जो स्वायत्त इकाई होती हैं। फिर
आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्त जिलों के रूप में संगठित और पुनर्गठित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ पर जो स्वायत्त जिलों के रूप में जो स्वायत्त जिले हैं आदिवासी क्षेत्रों के, उनके पुनर्गठन की और उन्हें संगठित करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के राज्यपाल के पास। याद रखना, ये स्पेसिफिक है अनुसूची 6 के 4 राज्यों के बारे में। यहाँ किसको शक्ति है? राज्यपाल को। फिर वह इसे जनजाति का नाम, इससे ऐसे जनजातीय क्षेत्र, जो ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं उसके नाम सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो क्या है जनजातीय क्षेत्र हैं इन 4 राज्यों में, जो जिलों के नाम पे भी हो सकते हैं, स्वायत्त इकाई के नाम पर भी नाम रख देंगे, तो उनके क्या नाम और सीमाएं परिवर्तन करने की शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो जो अनुसूची 4 के संबंध में है, वहाँ मुख्य अधिकार जो है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास। याद रखें इस बात को। फिर ये जो स्वायत्त जिले होते हैं, क्या होते हैं? स्वायत्त जिले। तो इनमें अलग अलग जनजातियां भी हो सकती हैं, जिन्हें बेहतर प्रशासन के लिए राज्यपाल द्वारा स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो कौन? राज्यपाल। ये जो स्वायत्त जिले होंगे, इन जिलों में राज्यपाल क्या करेंगे कि स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे, कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अलग अलग जनजातियां हो सकती हैं एक ही जिले में, और उसको अलग अलग जनजातियों के लिए स्वायत्त जिलों में विभाजित कर सकते हैं। फिर बात आती है जिला परिषद की। अब ये कहाँ? 6ठी अनुसूची के राज्यों में गठित होती है जिला परिषद जनजातीय क्षेत्र में। तो स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होती है 6ठी अनुसूची के राज्यों में। इसमें कितने? 30 सदस्य होते हैं। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ी थी? जनजातीय सलाहकार परिषद। जो 5वीं अनुसूची के 10 राज्य थे, उन राज्यों में क्या जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनके 3/4 सदस्य मतलब 15 सदस्य क्या होते हैं? राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं जनजातियों का। और जो 6ठी अनुसूची के 4 राज्य हैं, उनमें क्या स्वायत्त जिले के रूप में एक जिला परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें क्या 30 सदस्य होते हैं। अब इनमें से जो 4 सदस्य हैं उनको क्या राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। और फिर जो 26 लोग हैं वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं, उनके लिए वोटिंग होती है बाकी के 26 लोगों के लिए जिले में जिला परिषद चुनने के लिए। और इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। महत्वपूर्ण है। एक हमने पढ़ी जनजातीय सलाहकार परिषद और ये है जिला परिषद। तो ये कहाँ? अनुसूची 6 के राज्यों में, अनुसूची 5 के अनुसूची 6 के राज्यों में, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में। और जो जनजातीय सलाहकार परिषद थी वो अनुसूची 5 जो 10 राज्य हैं उनमें गठित होती है। उसमें 20 सदस्य हैं, इसमें 30 सदस्य हैं। इसमें जो 4 सदस्य हैं राज्यपाल मनोनीत करते हैं और 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर एक होती है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, अभी हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं और हम इसको डिटेल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी पोर्शन चूक ना जाए और ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चला जाए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। फिर आती है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद ये क्या? स्वायत्त जिलों के, प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में होती है ये। फिर क्षेत्रीय परिषद से संबंधित कानून किसकी? राज्यपाल की सहमति से। राज्यपाल की सहमति से क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों द्वारा बनाए जाते हैं ये कानून। फिर इसमें क्या? भूमि, जंगल, नहरों का पानी, जंगल का अधिकार, भूमि का वितरण, नहर का पानी, स्थानांतरण खेती मतलब झूम कृषि या
शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरण कृषि वो कहलाती है। फिर ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज, स्वायत्त और क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्रीय अधिकार और क्षेत्र में जनजातियों के बीच उठने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए ग्राम परिषदें और मुकदमों की सुनवाई की अदालतें भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए ग्राम परिषदें और अदालतें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन क्या क्षेत्रीय परिषदें होंगी? ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्रीय अधिकार में कौन कौन से मामले शामिल हैं? ये जो क्षेत्रीय परिषदें गठित होती हैं जनजातियों की स्वायत्त, उनमें क्या क्या प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिषदें हैं, कैसे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग परिषदें होती हैं, तो इनके समय कौन कौन से विषय इनमें इनको प्राप्त हैं? तो भूमि विवाद, जंगल से अधिकार से, फिर नहर के पानी से, स्थानांतरित कृषि संबंधित, ग्राम प्रशासन का संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधी, विवाह और तलाक के मामले, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधी, ये सभी मामले ऐसे होंगे। फिर ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय भी अपने अधीन ले सकता है। क्यों? राज्य में उच्च न्यायालय सर्वोपरि है। फिर उसका लेकिन राज्यपाल द्वारा, याद रखिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ थोड़ा अलग व्यवस्था चलती है, थोड़ी सी अलग व्यवस्था है, वहाँ राज्यपाल की परमिशन आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है जनजातियों को। फिर क्या है? राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के बाद ही हाई कोर्ट अपने अधीन ले सकता है ऐसे मामलों को। किसके बाद? जब राज्यपाल विशिष्ट दिशा निर्देश दे तभी उच्च न्यायालय ऐसा करेगा। फिर केंद्रीय और राज्य अधिनियम इन स्वायत्त और क्षेत्रीय परिषदों पर लागू नहीं होते हैं जब तक कि संशोधित और स्वीकृत ना हो। राज्यपाल ना मान ले और साथ ही साथ इसकी परिस्थितियों के अनुसार क्या संशोधित भी ना हो, तब तक क्या इन क्षेत्रों में कोई भी केंद्र या राज्य का अधिनियम लागू नहीं होता है, जब तक कि यहाँ क्षेत्रीयता के अनुसार इनमें आवश्यक परिवर्तन या संशोधन ना किए जाएं। तो ये कुछ विशिष्ट बातें हैं इनको लेकर। क्षेत्रीय परिषद प्रयोग कानून है इन क्षेत्रों में, तो क्षेत्रीयता के आधार पर परिवर्तन आवश्यक है और किसको? हाई कोर्ट में भी इनसे संबंधित मामले जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट करना आवश्यक है। फिर आता है मध्य प्रदेश में, देखिए सिलेबस आप देखेंगे तो संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? अनुसूचित जनजातीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। क्यों? क्योंकि इनका प्रावधान आर्टिकल 338A में किया गया है, तो भी यह क्या एक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से स्थापित है, तो वह भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आएगा। आगे की क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग को पढ़ने में ही एक पूरी क्लास लगेगी आपकी आधे घंटे की। चलिए अब आगे का हम देखते हैं। तो अब इसके बाद जब आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस याद है आप सभी को, मैं देखिए सिलेबस क्या, संवैधानिक प्रावधान, ये हमारा डन। अब क्या बचा हुआ है? मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो अब हम ये टॉपिक करेंगे, फर्स्ट टॉपिक पर जंप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण की हम बात करें तो सामान्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां,
मध्य दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ, और जो थर्ड है वो थर्ड है कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके अनुसार इनको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से बता देता हूँ आपको। कौन कौन से भाग हैं, तो उत्तर पूर्वी, फिर उत्तर पश्चिमी, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, और अगला है दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी, सॉरी दक्षिण पूर्वी। ये 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग आपको याद रखने हैं, और बेसिकली ये 3। तो पहले ये जो 3 डिवीज़न हैं, ये पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उन 5 डिवीज़न को देखेंगे जो अन्य 5 डिवीज़न हैं। चलिए, तो जनजातियों का क्षेत्रीय भौगोलिक वितरण जो मध्य प्रदेश में है, तो उसमें क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां। अब इसको आपको किसके मैप के थ्रू आपको इसको समझना है। ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब हमने बात की उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं। देखिए, शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना और रीवा सतना जिले, और सिंगरौली भी है, सीधी सिंगरौली भी इसी में आएंगे। तो कुछ ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, देखिए बस इतना, यहाँ तक का क्षेत्र। जबलपुर का कुछ क्षेत्र आएगा, शहडोल, उमरिया, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर भी इसमें शामिल होगा। मऊगंज और मैहर जो नए जिले गठित हुए हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें जनजातियां हैं कौन सी, कोल, सबसे बड़ी जनजाति इस क्षेत्र कौन सी है, कोल। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कोल है। फिर और कौन कौन सी, माड़िया, अगरिया, पनिका, खेरवार, ये जनजातियां प्रमुख रूप से। फिर इसमें देखो ये रहा, कोल जनजाति है जो जबलपुर, रीवा, सतना बेल्ट में है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी, और कुल जनजातीय जनसंख्या का 14% है। ये जो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या है, ये केवल इस क्षेत्र की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पूरे मध्य प्रदेश की जो कुल जनजातीय जनसंख्या है, उसमें कितनी, 14% आबादी कोल की है। एक और, मध्य प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियां कितनी थीं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजातियों की संख्या कितनी, 46 थी। लेकिन बाद में इसमें से 3 अनुसूचित जनजातियों को क्या डीलिस्ट कर दिया या सूची से हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितनी, 43, ऑफिशियली 43 जनजातियां हैं। ठीक, तो कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका, खेरवार जनजाति उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, और यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति कोल है इसमें। और ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी सबसे जनजाति है, जो कुल जनजाति जनसंख्या कितना, 14% है। और ये किस किस जिलों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये वाला क्षेत्र हमारा शहडोल, उमरिया
और सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, रीवा, सतना, ये क्षेत्र आएगा आपका उत्तर पूर्वी जिलों के क्षेत्र में। फिर आता है मध्य दक्षिण क्षेत्र। कौन सा? मध्य दक्षिण क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कौन सा? मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। तो अब आप गौर कीजिएगा, ये क्षेत्र कौन सा हुआ? ये क्षेत्र हुआ मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, कुछ ये क्षेत्र मध्य दक्षिण क्षेत्र। हरदा, होशंगाबाद भी आ जाएगा उसमें, बैतूल और सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये जिले आ जाएंगे किसमें? आपके मध्य दक्षिण क्षेत्र में। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन जनजातियां? तो बैगा चक के बैगा आपको याद होंगे, मंडला डिंडोरी के। पातालकोट के भारिया याद होंगे, छिंदवाड़ा के। बैगा जनजाति वो भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारिया, बैगा, गोंड, कोरकू, ये जनजातियां यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा माड़िया जनजाति भी मिलती है और हलवा जनजाति। हलवा जनजाति कहाँ? प्रमुख रूप से बालाघाट में है। हलवा बालाघाट जिले में पाई जाती है हलवा जनजाति प्रमुख रूप से। ये प्रमुख जनजातियां हैं यहाँ की। अभी हम इन सभी जनजातियों के बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। अभी हम क्या क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं कि ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये जनजातियां हैं। फिर बैगा यहाँ की विशेष रूप से मंडला में और भारिया छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति विशेष रूप से कहाँ? मंडला में। अब डिंडोरी भी अलग जिला हो गया है। तो बैगा चक एक प्रसिद्ध क्षेत्र है और भारियाओं का पातालकोट। फिर कोरकू होशंगाबाद से लेकर निमाड़ तक मिलते हैं। तो जो कोरकू जनजाति है वह होशंगाबाद से कुछ यहाँ मध्य से शुरू होकर निमाड़, खंडवा, खरगोन में भी पाए जाते हैं। और फिर गोंड क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति। कौन सी? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना? 23.28% है। और यह मध्य प्रदेश की द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति भी है। ठीक, यह है मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 23.28% है। ठीक, तो मध्य दक्षिण क्षेत्र हुआ। फिर इसके बाद कौन सा है? तीसरा क्षेत्र है हमारा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। तो ये कहां पर आएगा? ये मैप बनाना आपको आना चाहिए। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप बनाना एमपी का आना चाहिए। सीख लेना भाई लोग सभी। चलिए, पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार। तो रतलाम यहाँ से शुरू होगा, फिर झाबुआ, अलीराजपुर आ जाएगा, फिर आपका खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और धार, कुछ इतना क्षेत्र इसमें शामिल होगा। ये एग्जैक्ट बॉर्डर नहीं मापी है मैंने, ये अनुमान काल्पनिक तरीके से मैंने आपको एक समझाने के लिए रूपरेखा बनाई है। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र इसमें कौन से? ये खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, ये जिले हैं, जिसमें निमाड़ के चारों जिले। निमाड़ के कौन कौन चार जिले हैं? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये। फिर इसमें कौन प्रमुख रूप से? भील और भिलाला जनजातियां हैं। अब इनके अलावा जो भील की, भिलाला की क्या हैं, जो उप जनजातियां हैं वो भी तो यहीं आएंगी, जैसे बारेला, पटलिया, ये भी आएंगे। तो अब इनका क्या कि झाबुआ, अलीराजपुर में इनका पर्याप्त संख्या, सबसे ज़्यादा संकेंद्रण यहाँ पर कहाँ पर है? झाबुआ, अलीराजपुर में घनत्व बहुसंख्यक ज़्यादा है। और ये जनजाति जनसंख्या का 36.27% है। कौन सी? भील और भिलाला। तो मुख्य रूप से किसकी? भील की बात हो रही है। जो भील जनजाति है, भील और उसकी उपजातियाँ, तो ये मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों जनसंख्या का 36.27% है। तो 3 याद रखिए, जो भील हैं वो हैं 36.27%, जो गोंड हैं 23.28% और जो कोल हैं 14%।
3 क्षेत्र हैं, कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र, फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और अगला है कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अब एक आता है उत्तरी क्षेत्र, जिसमें क्या मुख्य रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम आज का अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम जो एक दूसरा डिवीज़न है जनजातियों का, उसको पढ़ेंगे। तो इतना आप पढ़िए, इतना आप रिवाइज कीजिए। जो हमने अभी तक पढ़ा, जनजातीय प्रावधान पढ़े हमने, जनजातियों का, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको और पढ़ेंगे, मैपिंग के थ्रू ही पढ़ेंगे हम, ताकि आपको याद हो। फिर हम पर्टिकुलर एक एक जनजातियों की विशिष्ट बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए लगातार ज्ञानशिला अकेडमी के यूट्यूब चैनल से, जो आपको MPPSC प्रीलिम्स 2024 का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। सारी क्लासेस चल रही हैं, तो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।